स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अगले सेक्शन में बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। उससे पहले चलिए देखते हैं जो अभी तक हमने सीखा था, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, वो कितना हमें याद है। उस बात को एक बार रिकॉल करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको मूल कॉन्सेप्ट्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराए गए होंगे। मैं बस उन सारी टॉपिक्स को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से आपके सामने रिकॉल कराना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मूल कॉन्सेप्ट को एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिंक करके एक बार समझ लें। मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछें कि 1 ग्राम वेट बनाने के लिए, यानी 1 ग्राम के बराबर वेट को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जरूरी होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए कि 1 ग्राम के बराबर वजन, वेट बन जाए, इतना भारी कोई मैटर हो जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुत बड़ी संख्या जोड़ दी जाए तो ये 1 ग्राम बनेगा। लेकिन उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछे तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि हमने लास्ट टर्म में डिस्कस किया था कि जब कैथोड रे के इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में जब हमने बात किया तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि यहां से कैथोड की प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, याद है आपको? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी बात किया था कि बीच के एटम से टकरा करके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, याद होगा आपको। इसीलिए मैंने 2 अलग अलग कलर से इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो किया था लास्ट लेक्चर में। मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से आगे निकलता है और बीच रास्ते में टकरा करके, टक्कर मार करके इन एटम्स को, ये जो एटम्स को मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इन एटम्स को टक्कर मार करके यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी आगे निकलते हैं। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के 2 सोर्सेज हैं। इस चीज को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। और आज तो आपकी जानकारी बहुत ज्यादा इसके मामले में क्लियर है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th 7th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर नंबर के हिसाब से होते हैं। या तो किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 1.5 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती हैं। आप जानते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी के पास हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। हाइड्रोजन का जो जनरल आइसोटोप्स है, मीन्स एक जो हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम हम कहते हैं, तो हम एक सामान्य हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की जब मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन के बारे में पूछूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं टोटल? आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में ऐसे ही जब हम बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके की नॉलेज आपके पास है। इसी बेसिस पर यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे कि 1 ग्राम के बराबर वजन, वेट बना लेंगे। तो आप जानते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन का मास, यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसका मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब ये आपको याद है, इसको आपने पढ़ रखा है। इसको पहले आपको ग्राम में बदलना हो तो ग्राम में, किलोग्राम से किलोग्राम में के बाद अगर आप इसको ग्राम में बदलना चाहते हैं तो इस डेटा को चेंज करना पड़ेगा। 10⁻31 इंटू यहां पर 1000 को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो किलोग्राम का फैक्टर है वो ग्राम में बदल पाएगा। अल्टीमेटली ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना आया? 9.1 × 10⁻28 ग्राम आया। ये इसके मास है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन का मास हो गया आपका ये। अगर मैं इसका तो आप जानते हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है। जाहिर सी बात है बहुत बड़े नंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर के जुड़ करके जब बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर के 1 ग्राम के बराबर बनाएंगे। तो आप जानते हो इसको अपोजिट कह सकते हैं हम कि 9.1 × 10⁻28 ग्राम मास हुए, ये मास है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का, है ना।
तो अगर मैं सीधे कहूं 1 ग्राम मास होगा कितने इलेक्ट्रॉन का, 1 ग्राम मास होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है ना, इसको आप नीचे ले जाएंगे, यहां पर 9.1 इंटू 10⁻28 यहां पर लेंगे, और उसके बाद यहां से हम कह सकते हैं सीधे तौर पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको यहीं पर कुछ और भी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट घबरा जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो इस 9.1 को सीधे 10 समझ लिया करिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है इसमें, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो नियर बाई ऑप्शंस आप ऐसे टिक कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो मैं 9.1 को थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं 10, तो इसको मैंने कर दिया 1/10⁻27, है ना। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 ग्राम मास को बनाने के लिए, यानी 1 ग्राम मास की बराबर 1 ग्राम क्वांटिटी के बराबर मास बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत बड़े नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तब जाकर के होगा। मैंने आपको यहीं पर देखिए थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जिन बच्चों को आगे कंपटीशन में जाना है वो सीधे इस तरीके के अप्रॉक्सीमेशन की आदत डालें। 9 के आसपास 10 होता है, थोड़ा सा मैंने अंक बढ़ा दिया तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो गया। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन अगर मान लीजिए ए ऑप्शन आपके पास जो दिया हुआ है वो उसमें ऑप्शन दे रखा है 10⁻25, बी ऑप्शन दे दिया 10⁻27, सी ऑप्शन दे दिया 10⁻30 और डी ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपके पास, मैं एक मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं 10⁻29, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया। अब मान लीजिए इसने, अब एक और बात मैं बताता हूं, तो इसमें आप सीधे आप देख सकते हैं कि ये बी ऑप्शन होना चाहिए मोटे तौर पर, अगर आपने देखा तो ये हो गया। अब आप कहेंगे कि इतना इस तरीके से तो डेटा कभी आता नहीं। मान लीजिए उन्होंने एग्जैक्टली लिख दिया 2.2 इंटू 10⁻25, यहां लिख दिया 3.2 इंटू 10⁻27, यहां पर लाई 4.1 इंटू 10⁻30, ऐसे करके लिख दिया। मान लीजिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मैथ्स भी कम आती है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि ये नंबर जो आया है वो इसके करीब है ना, तो इसलिए हम इस तरीके से हम रिलेट करके किसी बड़े कैलकुलेशन में बिना उलझे हम जल्दी से जल्दी आंसर बना सकते हैं। तो ये मैंने मूल कॉन्सेप्ट से की मदद से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया कि मैटर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर डिस्क्रीट होते हैं। किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी इसके नंबर्स इसके बीच में नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आप मोल के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता है ना, मोल क्या होता है, एक संख्या के बारे में आइडिया देता है। आप जानते हैं मोल के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, जैसे हम डजन के बारे में कहते हैं, 1 डजन में कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम सेंट की बात करते हैं तो हम 100 की बात करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब बहुत बड़े नंबर्स के लिए कही जाती हैं तो वहाँ पर उसके लिए हम कोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं 1 मोल। इस चीज़ को आपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर देखिए ना, ये नंबर बहुत बड़ा है, अगर हम इसको मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते तो बहुत आसान हो सकता था इसको रिप्रेजेंट करना। तो कहने का मतलब होता है कि बहुत बड़े नंबर्स को छुपाने के लिए हम मोल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। 1 मोल अपने आप में कितने को इंडिकेट करता है आप जानते हैं ना, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर्स को 1 मोल हम कहते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था ना, ये 1 मोल इतने बड़े नंबर्स को बताता है। इतने बड़ा नंबर को अगर आप सीधे 1 मोल कह दें तो ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, ये बात आपको पहले से पता है। अब यहीं पर एक आइडिया इस बात का भी लिया जाता है कि इस नंबर की जरूरत क्यों पड़ी और कहां हम यूज करते हैं। तो इसको हम सब एटॉमिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे यूज करते हैं। डेली लाइफ में इतने बड़े नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, ये चीजें आपको सर ने बताया होगा। यहां पर आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी इतने बड़ी संख्या के इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। तो आप जानते हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, कूलम उसका चार्ज होता है। तो यहां पर आप जानते हैं इसका कि इसका चार्ज कितना है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब
हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है 1 के लिए इतना चार्ज होता है, तो 1 मोल के लिए कितना चार्ज होगा, इसको हम यहीं पर सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये क्या हो गया, इतना कूलम्ब इसका चार्ज हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को करना रहे तो मैं बहुत आसानी से इसको कैसे करूंगा, कम से कम समय में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास टाइम कम होता है, 1.6 इंटू 6 इसको मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9.6, है ना, इंटू 10⁻23 और 10⁻⁻19 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को जब आप सीधे सीधे आप रिडक्ट कर सकते हैं ना यहाँ से पावर को, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पावर को आप रिडक्ट करेंगे तो कितने नंबर्स आएंगे, 10⁻23 और ये -19 है तो -4 हो जाएगा, और ये आ गया आपका आंसर 9.6 के आसपास। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट इतना ही होगा, थोड़ा वो डेटा में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में अगर चूज करना तो आराम से आप इस ऑप्शन को देख करके आप आंसर बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका बेसिक आइडिया क्लियर होना जरूरी है। हमने लास्ट टर्न पे यही सीखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है बहुत कम होता है, इसीलिए जब हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर पाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तब जाकर के मैग्नीफाइड मींस उसकी कुछ वैल्यू थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है। जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, जब हमने क्या कहा, जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, बहुत बड़ी संख्या में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तब जाकर के उसके चार्ज की वैल्यू थोड़ी सी हमें देखने को मिली, मींस वो कंसिडरेबल था, वरना 1 का तो बहुत कम चार्ज है। तो इसलिए बात समझ में आया। ये बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इसलिए हम इसको देख नहीं सकते हैं, हम इसे अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम इसका आइडिया बना सकें। हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए थे, इसके बारे में आगे चल करके हमने इसके आइडियाज़ भी बनाए थे कि ये मैसिव पार्टिकल है जिसका अपना एक मास होना चाहिए और इसके पास अपना एक चार्ज होता है। फिर आगे हम लोगों ने इसके लिए चार्ज और मास को कैलकुलेट किया, ये हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। यहाँ पर एक बात आपके सामने लास्ट टर्न पर हमने रखा था, हमने यहाँ पर बात किया था कि जब ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया गया, उस समय कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने गैस का प्रेशर लो रखा था, पूरी तरह इनर्ट नहीं किया था। हमने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से यहाँ पर इनर्ट नहीं लिया। अब यहाँ पर आप सवाल कह सकते हो ना कि हमने यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई किया था वो लो प्रेशर था। लो प्रेशर का मतलब ये कि यहाँ गैसेस को निकाल दिया गया था, लेकिन कंप्लीटली हमने इसे वैक्यूम नहीं किया, हमने इसको कंप्लीटली वैक्यूम नहीं किया। यहाँ पर थोड़ी मात्रा में गैसेस थी, और मैंने आपको बताया था ना, इसको मैग्नीफाई करके मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से लो प्रेशर का मतलब ये कि गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो उस पार्टिकल को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ दिखाया था कि देखिए ये पार्टिकल नहीं बल्कि एक एटम है, और यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब टकराया तो खुद तो आगे बढ़ गया। यानी कैथोड रेज के आपको 2 सोर्सेज मिले, एक तो ये है जो इधर से आ रहा है और एक ये सोर्स, ये दोनों आगे बढ़े, है ना, ये सारे के सारे आगे बढ़े। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ करके ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की प्लेट के पीछे, ये एनोड की प्लेट थी ना, पॉजिटिव प्लेट थी ना, इसके पीछे जाकर के इन्होंने एक चमक पैदा किया। यहां पर एक फ्लोरेसेंट चमकदार मटेरियल लगाया गया था, जिंक सल्फाइड और भी है फास्फाइड, बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल लगाए जाते हैं। तो यहां पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल को लगा करके जब कोटिंग की गई थी, जब ये पार्टिकल्स यहां गए टकराए तो इन्होंने चमक पैदा किया। अब यहां पर टोटली इनर्ट उन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया, मैंने आपको बताया था ना, लो प्रेशर अप्लाई किया, इनर्ट क्यों नहीं अप्लाई किया था, इस बात को अगर हम ध्यान देंगे तो हम सीख पाएंगे कि इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पॉजिटिव पार्टिकल का आइडिया लगा था। पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में, पॉजिटिव पार्टिकल का आइडिया हमें इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान लगा। अगर वो पूरी तरीके से वैक्यूम कर देते तो कभी पॉजिटिव पार्टिकल की खोज नहीं हो पाती। अगर यहां पर पूरी तरीके से वैक्यूम कर दिया गया होता तो कभी भी प्रोटॉन की खोज नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, उस चीज को यहीं पर आप देख सकते हैं। देखिए हुआ ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारा, खुद तो आगे बढ़ गया, और इसके टक्कर मारने से यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे निकले, और इस गैसियस एटम जो लो प्रेशर पर है, थोड़े बहुत जो गैस के एटम हैं, मैं केवल एक एटम को दिखा रहा हूं, ऐसे और भी एटम होंगे दूर दूर, तो ये जो गैसियस एटम है, ये जो बच गया है, ये जो रिमेनिंग गैसियस एटम है, यह
पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। ये क्या बन चुका है, आप देखिए ना, इसके टक्कर करने के बाद ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया। तो ये जो पार्टिकल आपको अब रिमेनिंग जो बचेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव पार्टिकल होगा। और आप जानते हैं ना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी ये नेगेटिव प्लेट है। और इसके बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, तो ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। अब हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन में आगे बढ़ते हुए गए और पीछे जाकर के चमक पैदा किए, जिससे पता चला, वैसे ही ये पॉजिटिव पार्टिकल्स भी, जो बच गए पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, ये बैक डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में इस निगेटिव प्लेट के अट्रैक्शन में चले। और यहां पर खास बात ये थी कि ये प्लेट जनरली क्या थी, थोड़ी मोटी होती थी। इस प्लेट, जिन प्लेट्स का यहां इस्तेमाल किया जाता था, ये जनरली थोड़ी मोटी होती थी। बात समझिएगा, यही इसका अब क्रिटिकल पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या होता था, प्लेट्स मोटी रखी गई थी और इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस होते थे, तो इसलिए इस प्लेट से भी पेनिट्रेट करके पीछे चले जाते थे ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे। बात समझे, यहां जूम करके देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो आगे बढ़ रहे थे, ये इस प्लेट को पेनिट्रेट कर, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाता है। एक्सरे क्या करता है, हमारी हड्डियों को पेनिट्रेट करके पीछे चला जाता है ना, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत मासलेस होते हैं, ये आगे इस प्लेट को पेनिट्रेट करके पीछे चले गए। लेकिन ये जो पॉजिटिव पार्टिकल था ये थोड़ा हैवी था। ये क्या किया ना, ये जब पीछे की ओर गया तो वो इनसे टकरा करके फिर पेनिट्रेट नहीं कर पाए, यहीं जाकर के समाप्त हो जाता था, यहीं पर जाकर के रुक जाता था। इसलिए पॉजिटिव पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये पॉजिटिव पार्टिकल जब यहां गया तो यहीं पे जाके रुक गया और खत्म हो जाता था, लेकिन इसको साइंटिस्ट उस समय ऑब्जर्व नहीं कर पाए। उस समय वो सिर्फ एक ही चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, जो आगे बढ़ रहा था और जो यहां चमक पैदा कर रहा था। इससे कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए इसको ऑब्जर्व नहीं किया। बाद में चल करके साइंटिस्ट लोगों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने इसके भीतर पोर कर दिए, पोरस कर दिया। इसको आप थोड़ा जूम करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर देखेंगे कि यहां इसको उन्होंने क्या कर दिया, पोरस कर दिया, इसके थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ये बैक डायरेक्शन में जाते थे और अब की बार उनको मौका मिला कि वो इस पोर के रास्ते से पीछे निकल जाएं। वो इस पोर के रास्ते से पीछे निकल करके यहां पर उल्टी एक चमक पैदा करते थे। जैसे वहां नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का चमक पैदा होता था, यहां नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाते थे, वैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस देखा गया। तो यहां पर क्या देखा गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस महसूस की गई और इस तरीके से मैटर के भीतर पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में आइडिया लगाया गया। आपको बहुत पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि डाल्टन ने कह रखा था कि एटम न्यूट्रल होता है और एटम की न्यूट्रलिटी प्रूव भी की जा चुकी थी। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा, तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी सोचने लगे साइंटिस्ट, पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी आइडिया लगाने लगे। और देखिए इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा जब मॉडिफाई किया गया, यहां परफोरेटेड जब कैथोड लिया गया तो ये पीछे जाके चमक पैदा की और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का आइडिया लगा। ये भी बाद में चल करके पता चला कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये अपोजिट टू कैथोड जा रहा था, कैथोड के अपोजिट जा रहा था। देखिए ना, कैथोड रेज के अपोजिट जा रहा था, कैथोड रेज तो आगे जा रही थी, ये पीछे जा रहा था, तो इसलिए इसको, चूंकि ये कैथोड रेज के अपोजिट जा रही थी, इसलिए इसका नाम एनोड रेज रखा गया था। लेकिन आप बताइए ना, ये क्या पार्टिकल, जो ये जिस पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या ये एनोड के प्लेट से निकला है क्या? नहीं ना, ये तो बीच के गैसियस एटम के आयनाइजेशन से निकला है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव रे जो थी वो टोटली गैस के आयनाइजेशन से बनी थी, इसलिए इनका जो शुरू में जो नाम रखा गया था कि ये कैथोड रे के जैसा जो एनोड रे इसका नाम रख दिया, वो गलत था, क्योंकि एनोड के प्लेट से नहीं निकली थी, गैस के आयोनाइजेशन से निकली थी। चूंकि ये पोर से गुजर करके आगे बढ़ी थी, इसलिए इसका नाम कैनाल रेज रख दिया गया था। इनको पॉजिटिव रेज कहा गया और बाद में कैथोड रे के जैसा ही इसके लिए कहा गया कि इसके पास भी अपना एक चार्ज होता है और इसके पास अपना एक मास होता है। अब इसके पास चार्ज और मास कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने कैथोड रे के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही यहां पर भी हमने चार्ज और मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले E/m रेशियो निकाला। एक सबसे अलग बात यहां देखी गई कि इसके लिए
कैथोड रेस के लिए, एनोड रेस के लिए, जिसको मैं एनोड रेस जिसको मैं कह रहा हूं उसको आप बात समझिएगा। हिस्ट्री में कई बार क्या होता है कि जो गलत नाम रख दिए गए हैं उसको भी अभी तक हम ट्रेडिशन में एक्सेप्ट करते हैं। एनोड रे नाम गलत था लेकिन रख दिया गया तो उसको आज भी हम बोलते हैं। इसलिए मैं पॉजिटिव रे बोलूं, एनोड रे बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी रे हैं। वो यहाँ जो पॉजिटिव पार्टिकल के बनने से जो रेस बनी थी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जब इसके लिए जब E/m रेशियो निकाला गया तो ये पाया गया कि यहां पर E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं था। यहां पर E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं था, जबकि हमने कैथोड रेस के लिए देखा था कि उसका E/m रेशियो क्या होता है, हर कंडीशन में कांस्टेंट होता था। मैंने आपसे बोला था ना कि लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था कि कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट के दौरान कैथोड रे के लिए E/m रेशियो, जो उसके जो चार्ज पार्टिकल थे उनके E/m रेशियो हर कंडीशन में कांस्टेंट मिल रहे थे। क्यों? चाहे हम प्लेट को बदल देते थे, चाहे गैस को बदल देते थे, E/m रेशियो हर समय कांस्टेंट मिलता था। अब आप सोचेंगे क्यों हर बार कांस्टेंट मिलता था? इस बात को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही केमिस्ट्री है, यही थोड़ा साइंस है, और जो चीज नहीं दिखती है उसी को जब हम सोचने की कोशिश करते हैं तो हम साइंस को समझ पाते हैं। यहां पर देखिए ना, प्लेट बदलने पर भी तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। एटम कोई भी हो, सोडियम का आप एटम यहां ले लीजिए, कैल्शियम का एटम ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, कोई सा भी एटम ले लीजिए, टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन ही तो निकालेगा। अमूमन किसी के आयोनाइजेशन से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और कैथोड रेज क्या होते हैं? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के मिलने से बने हुए थे, इसलिए कैथोड रे के लिए E/m रेशियो हर बार कांस्टेंट मिला था। यहां पर E/m रेशियो कांस्टेंट मिला था। फिर पॉजिटिव रे के लिए या एनोड रेज के लिए E/m रेशियो क्यों नहीं कांस्टेंट मिला था? इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप देखिए ना, गैस के आयोनाइज करने के बाद अगर मान लीजिए मैंने इस एटम को देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने हर कंडीशन में 2-3 एक्सपेरिमेंट के दौरान अलग अलग गैसेस भरे। मान लीजिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, मैं कह रहा हूं कि मैं एनोड रे के लिए या पॉजिटिव रे की खोज के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। इस चीज को आपको समझना होगा। तो मान लीजिए मैंने एक बार सिचुएशन ए में मैंने गैस, कंडीशन ए में मान लीजिए मैंने गैस भरा सोडियम का वेपर भरा। तो आप जानते हैं ना, सोडियम के आयोनाइजेशन से मान लीजिए सोडियम आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। सही बात है ना? और उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे का सोर्स बन जाएगा और ये एनोड रेज या पॉजिटिव रेज का, है ना? और ऐसे ही अगर मान लीजिए कंडीशन बी में मैं कह रहा हूं, कंडीशन बी में मैं कह रहा हूं मैं कैल्शियम का वेपर भर दूं और वहां पर गैस ले लूं ऑक्सीजन, कैल्शियम का मैं गैस भर दूं, तो क्या होगा, कैल्शियम के आयोनाइजेशन से क्या होगा, Ca2+ हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो कैथोड रे के सोर्स बन जाएंगे। सही बात है ना? कंडीशन ए में क्या था, जैसे कंडीशन ए में सोडियम के आयोनाइजेशन से, सोडियम के वेपर के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े थे। ऐसे यहां मैं कह रहा हूं कैल्शियम के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकले और आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ, ये कैल्शियम आयन जो बचा ये बना था सोर्स किसका, एनोड रेस का या पॉजिटिव रे का। आप जानते हैं कि दोनों एक्सपेरिमेंट में गैस बदल देने पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बदल गया। सोडियम कभी भी कैल्शियम जैसा नहीं हो सकता। यही कारण था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल थे ये हर कंडीशन में बदल जाते थे, इसलिए इनके E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं मिलते हैं। इसीलिए कहा गया था कि कैथोड रेस के लिए E/m रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एनोड रेस के लिए E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। यह बात आपको समझ में आई? मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने का प्रयास किया है। सोडियम कैल्शियम जो मैंने एग्जांपल लिया है इसको आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। इसी बात को अगर हमने समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमने गैस बदला, ये बदल गया। अब हुआ क्या, हर बार E/m रेशियो कांस्टेंट मिल रहा था। इस तरीके से साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो पॉजिटिव रे के जो पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, पॉजिटिव रे कह सकते हैं, या उसको कैनॉल रे कहा था, या एनोड रेज जो कहा था, ये पॉजिटिव रे के जो पार्टिकल्स हैं, ये मैटर के पॉजिटिव रे के जो पार्टिकल्स हैं ये मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल नहीं हैं। पॉजिटिव रे के पार्टिकल्स मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, जबकि जो निगेटिव रे था, या जिसको हम कैथोड रे कहते हैं, निगेटिव या कैथोड रे में कह रहा हूं, उसके जो पार्टिकल्स थे वो
मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल मान लिए गए थे। उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हर समय इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, लेकिन यहां पे क्या था, हर समय टूटने के बाद, आयोनाइजेशन के बाद अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे थे, इसलिए पॉजिटिव रे के पार्टिकल्स मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल नहीं थे। अब सवाल यह था कि फंडामेंटल पार्टिकल को खोजा कैसे जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल में वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होगा कौन, कैसे उसका आइडिया लगेगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया कंडीशन रखा। उन्होंने कहा कि E/m रेशियो हम देखेंगे हर बार, चूंकि डिफरेंट आ रहा है, तो जिसका मास सबसे कम होगा, क्या, जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा उसके लिए E/m रेशियो सबसे मैक्सिमम आएगी। यह सवाल बार बार पूछा गया आपसे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल कर लीजिएगा। जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी मास की, है ना, उसके लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, उसका E/m रेशियो सबसे मैक्सिमम आएगा, और उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो नेचर का सबसे हल्का पॉजिटिव पार्टिकल है, और जिसका मास सबसे कम होगा वही नेचर का सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल होगा, लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल होगा, है ना, वो नेचर का सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल होगा। और उसके बारे में आगे चल करके ये बात कहा गया कि यही पार्टिकल्स जो है नेचर का सबसे हल्का पार्टिकल होगा, और उसको कहा गया प्रोटो। प्रोटो मींस क्या होता है, पहला, और उसी के आगे n जोड़ दिया गया, प्रोटॉन कहा गया। ये आगे चल करके पता चला जिसके लिए E/m रेशियो सबसे मैक्सिमम होगा, उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो नेचर का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। इस तरीके से एक शुरुआत हुई और एक प्रयास हुआ जिसके लिए E/m रेशियो सबसे ज्यादा पाया गया, उसको नेचर का सबसे हल्का पार्टिकल कहा गया। कॉन्सेप्ट यह था कि मास जिसका सबसे लोवेस्ट होगा वही सबसे हल्का होगा, जिसका मास कम होगा उसके लिए E/m रेशियो सबसे ज्यादा मिलेगा, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं ना। तो इस तरीके से नेचर का सबसे हल्का पार्टिकल खोजा गया और उसके बारे में पता चल गया, प्रोटॉन कहा गया, और कहा गया ये प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही एक प्रोटॉन होते हैं किसी के पास, या 2 प्रोटॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन ही फंडामेंटल यूनिट है, और इसके नंबर्स जो है किसी एटम को बनाने में होते हैं। लेकिन बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि जब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को जब हम पढ़ते हैं तब तक पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में आइडिया था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में आइडिया नहीं था। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अभी तो मैंने आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी अच्छी तरीके से समझा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां तक की हिस्ट्री में आपसे सवाल एक ही पूछा जाएगा, जो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कराने की कोशिश किया है वहां से एक चीज सीखने वाली है कि E/m रेशियो मैक्सिमम किसका होगा। तो वहां 4 ऑप्शन दे तो आप हमेशा प्रोटॉन को टिक करिएगा। दूसरा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछे जाने की गुंजाइश है, आपसे ये पूछा जा सकता है 4 स्टेटमेंट दे दे और आपसे पूछे E/m रेशियो कैथोड रे के लिए कांस्टेंट होती है, एनोड रेस के लिए हर बार वेरिएबल होती है, सही बात है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और उसमें ये फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सही करने का तरीका यही है कि आप एक एक चीज को आप समझें। अब मान लीजिए अभी तक का जो मैंने हिस्टोरिकल जिस पॉइंट पर हूं मैंने आपको बताया हर टॉपिक एक हिस्ट्री के हिसाब से आगे बढ़ रहा होता है। अभी तक जहां पर हम हैं यहीं पर हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे ये भी सोचने वाली बात है। एक्चुअली डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बाद, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल जब फेल हो गया तो अब नए मॉडल्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि डाल्टन के एटॉमिक मॉडल में कहा गया था कि एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, सॉलिड स्फीयर होता है। लेकिन अब जब एटम के भीतर, बात समझिएगा, ये इसकी न्यूट्रलिटी जब फेल हो गई और ये पता चला एटम टूट जाता है और एटम के भीतर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, तो इस पार्टिकल के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश की जाने लगी। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में आइडिया लगा तो नए सिरे से इस एटम को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, और इस प्रयास में थॉमसन और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रयास में हम 2 एटॉमिक मॉडल्स की स्टडी करेंगे। और आप बात समझ लीजिएगा, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में पता था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था। वो अभी यहां तक
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की खोज थॉमसन ने कर लिया था और इसलिए इन दोनों को जोड़ करके उन्होंने अपने हिसाब से एटम की स्ट्रक्चर उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते थे। रदरफोर्ड को प्रोटॉन का आइडिया लग गया था, लेकिन वो न्यूट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। इस तरीके से हिस्ट्री आगे बढ़ती है। इसमें बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के लिहाज से बहुत सी सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को क्लियर रखें, इसलिए ये सारी बातें समझना जरूरी है। उस हिस्ट्री के लिंक को समझना जरूरी है, उस दौर को समझना जरूरी है कि साइंटिस्ट ने क्या किया था। ये बस समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको समझाया गया है। मैं अभी अगले लेक्चर में इन सारी चीजों को 1 by 1 डिस्कस करूंगा।